So let us begin. 520 अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था. क्या था एनालिटिकल प्रोसीजर? इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशन अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. याद करो, एक एग्जांपल लिया था. वेजेस में नंबर ऑफ वर्कर्स थे, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स इनटू वेज रेट. तो इन जो भी मिलेगा समझो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ डेज से, ओवर टाइम ऐड करूंगा, एब्सेंटिज्म लेट मार्किंग ऐड लेस करूंगा. अब नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक अमाउंट मिल गया कि वेजेस आसपास कितने होने चाहिए, 1.8 करोड़. अब मैं उसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, पीएनएल के अमाउंट के साथ. अगर मोरलेस उसके आसपास आया तो मुझे एविडेंस मिल गया कि वेजेस का अमाउंट क्या है, सही. वैसे एक और एग्जांपल लिया था अपने व्यू में रूम रेंटल्स का. हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रूम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, टैरिफ से. ठीक है, टैरिफ से मल्टीप्लाई किया, लेटर से 10,000 इंटू 3,000 तो 3 करोड़ मिला. ऑक्यूपेंसी रेट मतलब ऑन एन एवरेज कितने रूम्स ऑक्यूपाइड होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज से. तो हमें मिल गया कि कितना होना चाहिए, ठीक है. तो नंबर ऑफ डेज से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 766.5. ठीक है, फिर यहाँ पे ये हम लोग को क्या मिला, अमाउंट कितना होगा, कंपेयर करेंगे. हम एनालिटिकल प्रोसीजर को अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं. हम कंपेयर कर सकते हैं क्लाइंट का डेटा इंडस्ट्री के साथ. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने एशियन पेंट का इंडस्ट्री के साथ किया, या क्लाइंट का डेटा प्रायर पीरियड के साथ मतलब पहले वाले साल के साथ. क्लाइंट का डेटा विद द क्लाइंट डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड मतलब क्लाइंट काफी बार क्या बनाता है, बजट, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे. क्लाइंट का डेटा किसके साथ करेंगे, ऑडिटर डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड के साथ. और क्लाइंट का डेटा यूजिंग व्हाट, नॉन फाइनेंशियल डेटा. अब जो टाइमिंग आता है, हम इसको क्या करेंगे, तीन उसमें करेंगे. पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, और तीसरा क्या आएगा, कंप्लीशन फेज. प्लानिंग फेज में हम क्या ढूंढना चाहते हैं, ROMMS क्या ढूंढना चाहते हैं. और टेस्टिंग फेज में क्या आता है, जो हम लोग जो वेजेस एक्सवाइजेड का जो हम ऊपर एग्जांपल ले रहे थे वो क्या था, टेस्टिंग फेज. और कंप्लीशन फेज हम ज्यादा करके सीखेंगे 450 में, ये देखने के लिए कि मटेरियल कि नहीं. फिर अलग अलग टेक्निक्स थी. पहली टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस. हम कंपेयर करेंगे, हर साल सेल्स 10% से बढ़ रहा था, अचानक से 50% से बढ़ गया तो हमें समझ जाएगा कुछ तो भी गड़बड़ है. फिर रेशियो एनालिसिस, हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो देख सकते हैं. रीजनेबलनेस टेस्ट याद करो, फॉर एग्जांपल लेटर से हमने लोन ली हुई है 10 करोड़ की. हाँ? चूहा फिर रहा होगा. ठीक है, सो वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ रीजनेबलनेस, फॉर एग्जांपल लेट अस से टर्नओवर कितने का है, आई मीन सॉरी लोन कितने का है, 10 करोड़. उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना बताया है, 2 lakhs. मेरे को बताओ क्या 10 करोड़ के लोन के ऊपर सिर्फ 2 lakhs इंटरेस्ट होगा, क्या क्या है. तो ये रीजनेबल नहीं है. रॉ मटेरियल कंजम्पशन का मैंने एक एग्जांपल दिया था. 1,000 शर्ट बनाने के लिए हमें कितने मीटर क्लॉथ चाहिए, 5,000. मतलब बेसिकली पर शर्ट कितना मीटर यूज कर रहे हैं हम, 5. अब 2,000 शर्ट बनाने के लिए कितना यूज होना चाहिए था, 10,000 के आसपास, पर हमने कितना यूज किया है, 16,000. हमें समझ जाएगा यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है. फिर उसके बाद लेट अस से भाई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हम कमीशन कितना पे करते हैं, यूजुअली 1%. तो अब वहां पे दिख रहा है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 2 करोड़ पे किया. क्या 20% किसी को कमीशन पे करेंगे क्या, नहीं. इसे हम कहते हैं रीजनेबलनेस टेस्ट. फिर हमने चालू किया था क्वेश्चन नंबर 2 विच वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन. तो हमने क्या बोला था, नेक्स्ट. ये पूरा आंसर हो गया था ना सारे चारों चार नोट्स के साथ. तो पहले हमने क्या देखना चाहा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. रिलायबिलिटी ऑफ डेटा के लिए अपन ने क्या देखा, NSC. क्या देखा अपन ने, क्या होता है एन से, सबसे पहले मैंने क्या देखा, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, whether the budgets have been established as what results to be expected rather than goals. एस से हम लोग क्या बोलेंगे, source of information may be more reliable when it is obtained from the. फिर कंपेरेबिलिटी के लिए हम वहां पे क्या बोलेंगे, अगर समझो कुछ कंपेरेबिलिटी के लिए होगा तो रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा एज कम्पेयर टू द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स. लास्टली C2 से क्या आता है, कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन. तो अगर समझो जो जो डेटा दिया गया है उसके ऊपर कंट्रोल्स होंगे तो रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा. ई से डेवलप करो एक एक्सपेक्टेशन, क्या अबाउट रिकॉर्ड करो. वहां एग्जाम्पल लेते से वहां पे वेजेस के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए था, 1.8 करोड़.
यूनिट टेस्ट के कितना होगा 7.6 करोड़ तो एक अमाउंट है। और देखो कि ये जो अमाउंट है क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है, मतलब क्या मैं वो अमाउंट के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अब अगर समझो मेरे को मेरे खुद के अकाउंट के ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं क्या सामने वाले की गलती निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो अमाउंट मैंने डिक्लेयर किया है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि सफिशिएंटली प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कैसे करूंगा यार, ये अमाउंट सफिशिएंटली प्रिसाइज कब होगा जब वहां पे प्रेडिक्टिबिलिटी क्या होगी। अगर प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं है तो मैं अमाउंट को प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकता। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा होना चाहिए। और तीसरा क्या पॉसिबल होना चाहिए, डिसएग्रीगेशन। तो ही मैं अमाउंट को सफिशिएंटली प्रिसाइजली क्या कर सकता हूँ, वैल्यू। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं वहां पे डी से हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब 1.8 करोड़ वेजेस होना चाहिए था, 1.8 के बदले 1.79 है। क्या मैं 1 लाख के लिए इन्वेस्टिगेट करते बैठूंगा क्या? तो मैं एक अमाउंट सेट करूंगा, कैसे अमाउंट सैम्पलिंग में टॉलरेबल लेवल सेट करते हैं वैसे ही, कि कितने अमाउंट का डिफरेंस होगा तो चलेगा। उससे ज्यादा का डिफरेंस हुआ तो ही मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेट, वरना मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक अमाउंट सेट करूंगा। अब ये जो अमाउंट हम सेट कर रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजों के ऊपर। सबसे पहले मटीरियलिटी के ऊपर, और मेरे को किस लेवल का अश्योरेंस है। लास्ट की एस से हम क्या देखना चाहेंगे, सूटेबिलिटी। क्या देखना चाहेंगे कि ये जो भी हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं कितना सूटेबल है। अब इसके ऊपर का क्वेश्चन वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद करो इसके ऊपर स्टार मार्क किया था अपन ने। तो एक सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल कब होता है, जब लार्ज वॉल्यूम हो डेटा। याद करो हमने क्या एग्जांपल लिया था, वर्कर्स में अगर समझो इतने वर्कर्स थे तो कि 5-7 वर्कर्स होते तो मैं फॉर्मूला लगाता कि टेस्ट ऑफ डिटेल कर लेता। वहां पे रूम रेंटल्स में 10,000 रूम थे इसलिए किया, अगर समझो 20-30 रूम होते तो मैं टेस्ट ऑफ डिटेल ही कर लेता। तो ये एनालिटिकल मेरे लिए कब सूटेबल होगा, जब लार्ज वॉल्यूम डेटा है। सेकेंड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप क्या कर रही है, एग्जिस्ट कंटिन्यू कर रही है, अनलेस मेरे को कुछ कॉन्ट्ररी मिलता है, मतलब मेरे को क्या पता है, कुछ ऑपोजिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, सूटेबिलिटी। क्या देखना है मेरे को, सूटेबिलिटी में। तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, हमेशा सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल की जरूरत नहीं है, कोई अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल होगा। जैसे कि अपन ने वेजेस के जो एग्जांपल लिए, वहां पे अपन ने जो ग्रॉस प्रॉफिट के एग्जांपल लिए, यहाँ पे थोड़ी अपन ने कोई बहुत ज्यादा ऐसा सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया। एक सिंपल प्रेडिक्टिव मॉडल था, वो भी चलेगा। नेक्स्ट, थोड़े असर्शंस ऐसे हैं जिसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर काम का है, थोड़े के लिए नहीं। अगर तुम्हें याद हो असर्शंस क्या होते थे, एमपी कवर, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, अकरेंस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब उसमें से थोड़े असर्शन के लिए एनालिटिकल काम नहीं है, बट थोड़े असर्शन जैसे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा राइट है, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हें इसका डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर समझो मैं सेम चीज के ऊपर दूसरी भी प्रोसीजर ऑलरेडी लगा रहा हूँ तो भाई इन दैट केस मैं एनालिटिकल प्रोसीजर कंपैरेटिवली कम लगाऊंगा। लास्ट यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में भी कंसीडर सूटेबल व्हेन टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर परफॉर्म्ड ऑन द सेम असर्शन। मतलब इसके ऊपर मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी लगा रहा हूँ तो इन दैट केस मैं उसे क्या मान लूंगा, सूटेबल। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन। एक बार रिक्वेस्ट है कि सब लोग है ना 2 मिनट लो, हम आगे बढ़े उसके बाद। आई डोंट नो कितने लोग ने घर पे पढ़ा। ये जो नोट नंबर 4 है ना, एक बार सिर्फ रीड करो ना, इसके अंदर डाउट कुछ ना कुछ तो लोगों को आता ही है, तो एक बार वो सजेस्ट के फटाफट से इसको रीड करो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। किसने घर पे बुक खोला क्या? तो बेशक हम लोग को एटलीस्ट झूठ तो बोल देते, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, वो कोई बोलते नहीं। इसलिए चैप्टर्स किए। अच्छा, जो लोग भी ने पढ़ना चालू किया ना, एक रिक्वेस्ट है, दिस द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द बुक। मैं कहीं पे गलती मिलेगी एमसीक्यूज या कहीं और भी, तो प्लीज मेरे को सिर्फ मार्क करवा के जाओ, तो आई गेट इट चेंज फॉर द नेक्स्ट ड्राफ्ट। जल्दी रीड।
दिल्ली में जो ऑफलाइन आते थे वो लोग किधर गए? ईशा यूज टू कम ऑफलाइन, श्रिया यूज टू कम ऑफलाइन, क्यों नहीं आ रहा है पब्लिक ऑफलाइन? दिल्ली में तो बस वही थे ना लास्ट टाइम। वाई अटेंडिंग करना और ये ऑनलाइन ऑफलाइन ना हो इसलिए दे हैव अगेन ट्राई टू स्प्लिट द बैच के यहाँ पे भी होगा और वहां पे भी होगा, ऐसा कुछ किया गया है। तो तुम ऑनलाइन बैठोगे तो फिर फायदा क्या है ये एक्स्ट्रा परसेंटेज स्प्लिट करने का? अजय तेरा टेस्ट तेरा कब है, कौन से में? अजय तेरे वाले अजय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर फ्रॉम अहमदाबाद राइट? सेम अजय राइट? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि हमें अगर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है पब्लिक सेक्टर एंटिटी, इसमें लगाना व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। तो ये लोग बोल रहे हैं देखो एनालिटिकल प्रोसीजर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, या अगर समझो मैं एक बात करूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये लगाना हल्का सा थोड़ा सा क्या होगा डिफिकल्ट, अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? बिकॉज अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करेंगे वहां पे ना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता। देखो हम बाकी सब जगह पे क्या कर रहे थे, एक रेशियो एनालिसिस कर रहे थे, एक रीजनेबलनेस टेस्ट कर रहे थे कि इतना खर्चा किया है तो सामने इतना इनकम मिलेगा। बट पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट तो क्या करती है, खर्चा करती रहती है, बट लेकिन क्या वहां पे वो लोग को इक्विवेलेंट सामने रेवेन्यू मिलता है क्या? तो यहाँ पे इट मे नॉट बी रेलेवेंट इन ऑडिट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट और अदर नॉन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लिटिल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ऑल्सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है, जब वो लोग खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट हमें ये नहीं समझता कि क्या कैपिटलाइज करना चाहिए और क्या कहाँ पे जाना चाहिए, रेवेन्यू में जाना चाहिए। तो वो लोग का कैपिटल और रेवेन्यू में दुनिया भर का जो रफला होता है। फॉर एग्जाम्पल लेटर से एक नया शौचालय बना है तो इन वे तो कैपिटलाइज होना चाहिए, और हो सकता है उसके काफी सारे खर्चे कहाँ में चले जाएंगे, रेवेन्यू। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, द एक्सपेंडिचर ऑन acquisition ऑफ asset may not be capitalized, there may be no relationship between the expenditure. For example, inventory and the fixed asset and the amount of those assets reported in the financial statement. So यहाँ पे एक ऊपर हमने बोला कि इनकम और एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट वाले पॉइंट में बोल रहे हैं कि असेट में भी काफी बार प्रॉब्लम होता है, बिकॉज काफी बार जो असेट खरीदते हैं उसे कैपिटलाइज ही नहीं किया जा सकता। ऑल्सो हम लोग जब एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं क्लाइंट डेटा विद द इंडस्ट्री डेटा। याद करो एशियन पेंट का एग्जांपल। बट गवर्नमेंट की काफी सारी एंटिटीज में मेरे पास कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं। समझो अगर मैं आईआरसीटीसी की बात करूं, तो मैं आईआरसीटीसी का ऑडिट कर रहा हूं तो मैं आईआरसीटीसी का डेटा मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? क्या ज्यादा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं।
तो इंडस्ट्री डेटा और द स्टैटिस्टिक्स फॉर कंपैरेटिव पर्पस मे नॉट बी अवेलेबल इन द पब्लिक सेक्टर। तो हमारे पास काफी बार पब्लिक सेक्टर का भी डेटा अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो इंडस्ट्री डेटा और द स्टैटिस्टिक्स फॉर comparative purpose may not be available in the public sector. However, other relationships may be relevant. तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम एनालिटिकल लगा ही नहीं सकते, तुम एनालिटिकल लगाओ पर थोड़ा अलग तरीके से लगाओ। किस तरीके से लगा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन इन द कॉस्ट पर किलोमीटर। अर्थात क्या कहना चाहते हो लोग, समझो। हम लोग ने एक रोड बनाया मुंबई से लेके फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अहमदाबाद। अब फॉर एग्जाम्पल ये रोड 1000 किलोमीटर का है, हाइपोथेटिकली लेट अस कंसीडर। अब ये 1000 किलोमीटर का रोड बनाने में वो लोग का कितना खर्चा हुआ? 8000 करोड़। कितना खर्चा हुआ? 8000। अगर तुम्हें पता हो जो नए अपने हाईवेज बन रहे हैं ना, जो 6 लेन हाईवेज बन रहे हैं, पर किलोमीटर का कॉस्ट गवर्नमेंट को 6 से 8 करोड़ रुपया लगता है। कितना लगता है? 6 से 8। तो 1000 किलोमीटर का रोड बनाया तो कितना खर्चा लगेगा? 1000। नाउ लेट अस से फॉर एग्जाम्पल एक और रोड बनाया। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल मुंबई से लेके गोवा का बनाया। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी कितना है? 1000 किलोमीटर। हाइपोथेटिकली लेट अस अस्यूम। अब जब वहां पे वो 1000 किलोमीटर का हम लोग ने देखा तो वहां पे है ना, जो कॉस्ट था वो 8,000 करोड़ के बदले वहां पे कॉस्ट हमें दिख रहा था 12,000 करोड़। तो यहाँ पे इन दिस केस क्या हो गया? पर किलोमीटर कितना खर्चा लगा? 8 करोड़ पर किलोमीटर। यहाँ पे कितना लग रहा है? 12 करोड़ पर किलोमीटर। तो भाई यहाँ पे तो हमें वेरिएशन दिख रहा है। देखो ये 8 रुपया और 4, 8 रुपया और 12 रुपए की बात नहीं है, 8 करोड़ और 12 करोड़ की बात है। सीधा 4 करोड़ से कॉस्ट बढ़ रहा है पर किलोमीटर। तो इतना वेरिएशन क्यों भाई? एट द एंड तो इंडिया में बन रहा है ना, अहमदाबाद हो या मुंबई, अहमदाबाद हो या गोवा हो, तो इतना ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए क्या? नहीं। तो हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा कि या तो यहाँ पे गड़बड़ है या तो कहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ। तो हम इस तरीके से क्या लगा सकते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा वो लोग क्या बोल रहे हैं और कैसे लगा सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर? लेट अस से मुंबई ट्रैफिक पुलिस है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक सैंक्शन करवाया। क्या सैंक्शन करवाया? जो पुराने 100 ओल्ड बाइक्स को क्या कर देंगे? रिटायर करेंगे। और उसके सामने उन्हें क्या मिलेंगे? 100 न्यू रॉयल एनफील्ड्स। ठीक है। तो बोले भाई हमारे पुराने बाइक बहुत पुराने हो चुके, हमें उसे बेच देने पड़ेंगे और हम सामने क्या खरीदेंगे? 100 नए रॉयल एनफील्ड। जब हमने देखा तो भाई वहां पे 100 नए रॉयल एनफील्ड आ गए। पर जब हमने देखा तो रिटायर करते वक्त वो लोग ने 100 रिटायर ही नहीं किए थे, सिर्फ 20 रिटायर हुए थे। मतलब 80 बाइक्स को अभी भी रिटायर किया गया नहीं था। मतलब हुआ क्या रहेगा कि जिसके पास पड़ा था, जो भी ऑफिसर के पास, वो अभी भी उसे यूज कर रहा है पर्सनल पर्पज के लिए और वो अच्छी कंडीशन में था। झूठ मूठ बोल के क्या करवा दिया गया था? 100 नए रॉयल एनफील्ड दिलवाए गए थे। देखो इसमें फायदा किस किस का हुआ? रॉयल एनफील्ड का, तो 100 बाइक बिके। सेकेंड, जिसने सैंक्शन किया रहेगा ना रॉयल एनफील्ड ने, शायद उसको रिश्वत दी होगी, उसको फायदा हो। जो 100 लोगों को, जो पुलिस ऑफिसर को ये मिलने वाले थे, उसको फायदा क्यों? क्योंकि अब उसके पास पुराना बाइक भी है, नया बाइक भी है। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलेगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स अक्वायर्ड कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ व्हीकल्स रिटायर्ड, तो हमें पता चल सकता है कुछ तो भी गड़बड़। ठीक है। सो ये पूरा क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से का कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हम एनालिटिकल कैसे लगा सकते हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला कि ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज देयर इज अ लिटिल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सिर्फ यही नहीं, असेट में भी काफी बार असेट को कैपिटलाइज ही नहीं किया जाता है, सब रेवेन्यू में जाता है। यहाँ पे काफी बार हमारे पास कंपैरिजन के लिए डेटा नहीं है, इसलिए हम लोग लगा, मतलब हमारे लिए थोड़ा क्या है, मुश्किल। पर हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगेगी, हम अलग तरीके से लगाएंगे। हम देखेंगे वेरिएशन इन द कॉस्ट पर किलोमीटर और दूसरा नंबर ऑफ व्हीकल्स अक्वायर्ड एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स। क्या समझा पब्लिक को ये? ठीक है, एक बार ये वाला एग्जाम्पल लिख लो दोनों। एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में लिखने ही पड़ेंगे, बस वही इन मेन आंसर है। वही अपने को बताता है। ऊपर वाला तो इंट्रोडक्शन था कि नॉर्मली एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना मुश्किल है, तो कैसे लगा सकते हैं आर दोज एग्जाम्पल्स। तो इट इज एसेंशियल दैट यू राइट दोज एग्जाम्पल्स।
हो गया? एवरीवन ऑनलाइन हो गया? आगे बढ़ो मैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कंसिडरेशंस। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेटिंग। वहां पे स्पेलिंग एरर हो गया है, करेक्ट करो उसे। इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? एनालिटिकल प्रोसीजर्स के जो रिजल्ट मिले उसे क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा? मैनेजमेंट से पूछताछ करूंगा। क्या मैं मैनेजमेंट से क्या करूंगा? पूछताछ, मैं इंक्वायर करूंगा कि भाई ये क्यों अलग है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे हिसाब से वेजेस आ रहा था 1.8 करोड़, उनके बुक्स में था 2.1 करोड़, तो मेरे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट को ही पूछूंगा कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये कैलकुलेशन में 1.8 और तुम्हारे बुक्स के अंदर 2.1, क्यों ऐसा? अब हो सकता है मैनेजमेंट बोले कि जो तूने नंबर ऑफ वर्कर्स लिए ना, वो नंबर ऑफ वर्कर्स ही गलत है। क्या नंबर ऑफ वर्कर्स ही क्या है? गलत। तो भाई तेरा डेटा क्या है? गलत। या वाइस वर्सा वो लोग ही एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं भाई हमसे गलती हो गई है, हमने थोड़ी वेजेस को एक्चुअली 2 बार काउंट कर लिया है, एक लोकेशन की वेजेस 2 बार ऐड कर दी गई है, इसलिए वेजेस में क्या है? गड़बड़। तो सबसे पहले तो हम किससे इंक्वायरी करना चाहेंगे? मैनेजमेंट से। और जो इंक्वायरी की उसके लिए भी मैं क्या ढूंढूंगा? ऑडिटर। मतलब वो लोग बोले कि भाई नहीं तुम्हारा नंबर ऑफ वर्कर्स ही गलत है, तुमने जो 100 नंबर ऑफ वर्कर्स लिए है ही नहीं, अब हमारे वर्कर्स ही 80 हो चुके हैं। तो मैं उसका भी प्रूफ मांगूंगा, उसका भी एविडेंस मांगूंगा कि नया वर्कर्स रजिस्टर दो, मेरे को प्रूफ दो कि भाई ये दो 20 लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो अब जो भी वो लोग ने बोला उसके लिए मैं क्या ढूंढूंगा? ऑडिटर। अब अगर मेरे को मैनेजमेंट ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ भाई देख मेरे हिसाब से 1.8 है, तेरे हिसाब से 2.1 है, वो बोलते हैं पता नहीं क्यों ऐसा है, देख तेरा कुछ तो भी गलत होगा, कुछ ढंग से आंसर दे रहा नहीं है। या उन्होंने जो मेरे को आंसर दिया ना वो मेरे को एडिक्वेट नहीं लगा। वो बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स चेंज हो चुके हैं, तो चेंज हो चुके हैं तो सबूत दे। अब वो कुछ सबूत ही नहीं दे रहा है। तो दो केसेस, या तो मैनेजमेंट मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या रिस्पॉन्स दिया पर मेरे को एडिक्वेट नहीं लगा। तो इन दिस टू केसेस आई विल हैव टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर, वरना मेरे को अदर प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? मैं सिर्फ किससे पूछताछ करूंगा? मैनेजमेंट से। बट अगर मेरे को मैनेजमेंट ने रिप्लाई ही नहीं दिया, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या मैनेजमेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया वो मेरे को क्या लगा? इनएडिक्वेट, तो ही मैं क्या करूंगा? अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। So performing other procedures as necessary in the circumstances, the need to perform other audit procedure may arise when management is unable to provide the explanation. क्या management is या तो explanation together with the evidence obtained relevant to the management response is not considered adequate. यही दोनों पे मैं क्या लगाऊंगा? अदर प्रोसीजर। ये छोटा सा पॉइंट है, ये छोटे से पॉइंट के ऊपर भी है ना, इन लोगों ने क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन। वहां पे क्वेश्चन में उन्होंने इस तरीके से फ्रेम किया कि ऑडिटर ने इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टली किससे पूछताछ कर ली, आई मीन डायरेक्टली क्या परफॉर्म की? अदर प्रोसीजर्स। इज ही करेक्ट इन हिज अप्रोच? तो हमें आंसर में लिखना है इज नॉट करेक्ट इन हिज अप्रोच, बस पहले उसे क्या करना चाहिए था? इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट। अगर उसके बाद अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो ही उसे क्या परफॉर्म करना चाहिए था? अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो यहाँ पे बाजू में एक छोटा सा नोट लिख दो। सो ये हमारा क्या हो गया इसके साथ? चैप्टर। ठीक है, ऐसे 520।
वंस अगेन टू रिपीट 520 में आईसीआई ने नए पोर्शन में कुछ ज्यादा डाला हुआ नहीं, चार्ट दिया हुआ है। दे आर सेइंग हम एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछेंगे, तो हमने इसको भी सी बहुत गहराई में जाना है तो इसमें तो और बहुत सारी चीजें हो सकती है। आईसीआई ने प्रोनाउंसमेंट का लिंक भी दिया हुआ है, तो उससे रेलेवेंट जो भी चीज लगी वो सारी चीजें बताइए और कोई भी। सबसे पहला क्या सवाल पूछा जा रहा है, that determine extent of reliance that the auditor places on results of analytical procedure. Explain with reference to ऐसे कंपनी। कौन सा आंसर आएगा? याद है रिलायबिलिटी वाला क्या था, एनएससी वाला, एन से क्या था नेचर एंड रेलेवेंस, एस से क्या था सोर्स, फिर सी1 से क्या था कंपेरेबिलिटी, सी2 से कंट्रोल होगा प्रिपरेशन, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। सेकंड, the statutory auditor of MNO identifies certain inconsistency, या certain what, while applying the analytical procedure to the financial and the non-financial data of MNO. What should CA Kishore do in this case with reference to ऐसे finding? हम क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंसी मिली ना, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब इनकंसिस्टेंसी मतलब मेरे हिसाब से 1.8 करोड़ है, उनके हिसाब से 2.1 करोड़ है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेट। तो अभी अपन ने आंसर पढ़ा, पहले किससे इंक्वायरी करोगे, मैनेजमेंट, उसके रेस क्या ढूंढोगे, ऑडिट एविडेंस। अगर हमें उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिला या रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट लगा तो क्या परफॉर्म करेंगे, अगर ऑडिट प्रोसीजर। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों की गलती होती है, इनकंसिस्टेंसी से उनकी दिमाग ही नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट, when designing and performing substantive analytical procedure, either alone or in combination with test of detail. Substantive procedures in accordance with SF330, auditor shall determine suitability of particular substantive analytical procedure for given insertion, taking account of the assessed ROMS and test of details, if any, for this section. Explain the other relevant points in this context. कौन सा वाला, नोट 4 वाला, जो आज मैंने तुम्हें सुबह रिवाइज करने को बोला, तो यहाँ पे नोट 4 आएगा सूटेबिलिटी। चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा नहीं है तो भाई यहाँ पे ये कोई लॉजिक नहीं है। सेकेंड, हम अज्यूम कर रहे हैं रिलेशनशिप क्या कर रही है, एग्जिस्ट, अनलेस हमें कुछ कॉन्ट्ररी। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेके आना पड़ेगा सूटेबिलिटी will depend upon the assessment के how effective it will be। अगर मेरे को लग रहा है ये लगा के मेरे को क्या मिलेगा, स्टेटमेंट तो इफेक्टिव है। फिर बाद में अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल भी चल जाएंगे, एकदम सोफिस्टिकेटेड मॉडल की जरूरत नहीं है। फिर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ असर्शन के लिए, थोड़े असर्शन के लिए रेलेवेंट है, थोड़े के लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि भाई डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर अलग अलग टाइप का एविडेंस देती है, बट अगर मैं इसके साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा देता हूँ तो इन दैट केस ये चीज मेरे लिए क्या हो जाएगी, रेलेवेंट, सुटेबल हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल से भी सबूत मिल रहा है, इससे भी सबूत मिल रहा है। Now you have been appointed as auditor of Messrs. Excellent Hotels Limited as a senior partner. Want to use analytical procedure in respect of room rentals and payroll. इन हमें मैं तुम्हें इसके एग्जांपल्स दे चुका हूँ। रूम रेंटल्स में याद करो ओयो वाला एग्जांपल, नंबर ऑफ रूम्स इनटू नंबर ऑफ इनटू टैरिफ इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट इनटू नंबर ऑफ डेज। पेरोल वाला में याद है नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेज रेट, तो बस ये वही वाला आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरोल को कैसे करने का है और रूम रेंटल्स को कैसे करना है उसी को सिर्फ इलैबोरेट करके दिया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या हो जाता है, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एज सच दिखने में ना यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 4, पर लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही और कितने क्वेश्चन थे, 4। ठीक है, बस 4 सब कितने क्या थे हमारे पास, नोट्स। तो ऐसे देखने जाओगे तो 4 + 4 टोटल कितने क्वेश्चन थे इसके अंदर, कंपेरेटिवली और नैरो स्टैंडर्ड। क्यों, फाइनल सीए में क्यों इसका बहुत रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज अगर तुम्हें याद हो इंटर सीए में अलग से एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर 8 करके एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये लोग इसके ऊपर सब कुछ कहाँ पे ज्यादा पूछ के आते इंटर में, इसलिए फाइनल में ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा भी लोग ने सवाल नहीं पूछे हुए, जस्ट बिकॉज यू हैव वन होल चैप्टर एट इंटर सीए कर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर सब।
ठीक है, तो स्टार्ट टू एंड पूरा एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो बना लो तो 5:30 का हमारा बाकी है, बना लेते हैं आज अपन उससे। तो so सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट financial information through analysis of possible relation among both financial and non-financial data. It also encompasses investigation or fluctuation or relationship that are inconsistent with other relevant information. अब एनालिटिकल प्रोसीजर में कैसे लगा सकता हूँ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्लाइंट डेटा विद द इंडस्ट्री डेटा, मतलब लेट से एशियन पेंट का इंडस्ट्री के साथ, फिर क्लाइंट डेटा विद द प्रायर पीरियड डेटा, मतलब एशियन पेंट का ही ये साल का जीपी पहले वाले साल के साथ, कंपैरिजन ऑफ द क्लाइंट डेटा विद द क्लाइंट डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड, काफी बार क्लाइंट ने अपने खुद के बजट बनाए रहेंगे उसके साथ, कंपैरिजन ऑफ द ऑडिटर डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड, मतलब बजट है पर इस बार बनाया किसने है, ऑडिटर ने, कंपैरिजन विद द क्लाइंट डेटा यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा, जो वेजेस वाला ऊपर अपन ने एग्जांपल दिया था, ओयो वाला जो एग्जांपल दिया था वो नॉन फाइनेंशियल डेटा। इसको मैं 3 फेजेस पे यूज कर सकता हूँ। पहले फेज को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग फेज। क्या पब्लिक को सुनाई दे रहा है यहाँ पे? कैन एवरीवन हियर मी? कुछ तो कोई है कि नहीं, चैट बॉक्स पे कुछ रिप्लाई तो करो यार। सुनाई दे रहा है कि नहीं? गो अहेड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेजेस पे यूज हो सकता है, प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज, कंप्लीशन फेज। फिर उसके बाद अलग अलग टेक्निक क्या है, एक आता है ट्रेंड एनालिसिस, जहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे, रेशियो एनालिसिस, जहाँ पे हम क्या देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज, रीजनेबलनेस टेस्ट। फॉर एग्जांपल लेट अस से लोन दिया गया है 10 करोड़ का, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख हो सकता है? नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम में लेट अस से 1000 शर्ट बनाए, पहले हम कितना यूज करते थे, 5000 मीटर शर्ट, मीटर क्लॉथ। अब 2000 शर्ट के लिए 10,000 मीटर होना चाहिए, पर वहां पे कितना यूज हो गया, 16,000, तो हमें समझ जाएगा कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर लेटर से प्रॉपर्टी के ऊपर क्या पे किया गया है, कमीशन। ठीक है, तो लेटर से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 1% के हिसाब से 1 करोड़ होना चाहिए, वहां पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर कितना दिया गया है, 2 करोड़, क्या रीजनेबल है क्या? अब हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, तो हम पहले क्या देखेंगे, इवेल्युएट क्या करेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, कैसे करते हैं नीचे देखते हैं। फिर उसके बाद से हम डेवलप करेंगे एक एक्सपेक्टेशन ऑफ द अमाउंट्स, और फिर इवेल्युएट करेंगे कि वो अमाउंट सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि नहीं टू आइडेंटिफाई अ मिसस्टेटमेंट। डी से डिटरमाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और एस से क्या डिटरमाइन करेंगे, सूटेबिलिटी। अब अमाउंट की रिलायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एनएससी के ऊपर। एन से आता है नेचर एंड रेलेवेंस। समझो फॉर एग्जांपल वो लोग ने बनाया हुआ है अपने एक्सपेक्टेड एज पर द गोल्स अदर देन गोल्स। फिर बाद में एस से क्या है, सोर्स। यूजुअली एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर भरोसा, इंडिपेंडेंट सोर्सेज के ऊपर भरोसा क्या होता है, ज्यादा। फिर कंपेरेबिलिटी, अगर कंपेरेबिलिटी होगी तो भरोसा ज्यादा होगा। फिर कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जैसे कि सब्यसाची वाला, तो कंपेरेटिवली भरोसा क्या होगा, कम। कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन, ये जो भी बजट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर कंट्रोल्स है तो रिलायबिलिटी ज्यादा, बना रिलायबिलिटी कम। नाउ अब हमें इवैल्यूएट करना है कि एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज और नॉट। तो हम देखेंगे वहां पे पीएडी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर प्रेडिक्टेबिलिटी है तो अमाउंट को हम सफिशिएंटली प्रिसाइजली क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, अगर मेरे पास इतना डिटेल में डेटा ही नहीं है कि कितने वर्कर्स थे, कितने घंटा काम किया, कितना ओवर टाइम किया, तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना मुश्किल है। डी से हम डिसएग्रीगेट करेंगे। देखो अगर मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे लगाऊंगा ना तो ज्यादा नहीं समझेगा, बट अगर मैं डिस अमाउंट को डिसएग्रीगेट करके देखूंगा तो उनको पता चलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीएडी। फिर अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल। तो वहां पे मैं क्या देखूंगा, पहले मटीरियलिटी, दूसरा मैं क्या देखूंगा, कंसिस्टेंसी विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, तो मैं वहां पे क्या देखना चाहूंगा कि भाई वहां पे कितना अमाउंट एक्सेप्टेबल है, मटीरियलिटी के ऊपर है, और मैं कितनी गलती एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सूटेबिलिटी, क्या बोल रहे हैं अपन, सूटेबिलिटी,
तो सूटेबिलिटी में हम लोग वहां पे क्या देखेंगे कि जो अमाउंट है, अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो एनालिटिकल सूटेबल है, वरना सूटेबल नहीं है। सेकेंड, हम अज्यूम करते हैं कि डेटा के बीच में क्या रहेगी, रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं रहेगी तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, मतलब मैं एनालिटिकल लगा पाऊंगा नहीं। फिर उसके बाद कितना सूटेबल है किस पे डिपेंड करेगा, अगर मैं उससे क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, डिटेक्ट कर पा रहा हूँ मिस्टेक। अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्टिव मॉडल भी लगा है, जैसे कि वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी चलेगा। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन के एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है कि नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, असम्पशन। जैसे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते नहीं। अब अलग अलग टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर हमें अलग अलग टाइप के क्या दे जाते हैं, परसुएसिव और एविडेंस। बट लेकिन अगर मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ क्या लगाया, टेस्ट ऑफ डिटेल, तो इन दैट केस मेरी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना थोड़ा मुश्किल है। बस वहां पे देयर इज अ लिटिल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। काफी बार जो असेट्स हम अक्वायर करते हैं उसे कैपिटलाइज नहीं किया जाता है, उसको रेवेन्यू में डाल दिया जाता है। हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई डेटा भी नहीं होगा, जैसे कि आईआरसीटीसी में हमारे पास कोई दूसरी कंपनी का डेटा कंपैरेटिवली नहीं होगा। फिर उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वहां पे कोई लगा ही नहीं सकते एनालिटिकल प्रोसीजर, हम लगाएंगे। हम देखेंगे वेरिएशन इन द कॉस्ट पर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल मुंबई टू अहमदाबाद का जो रोड बना, पर किलोमीटर 8 करोड़, पर मुंबई से गोवा का जो रोड बना पर किलोमीटर 12 करोड़ लगा। तो हमें समझ जाएगा कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स अक्वायर्ड एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ व्हीकल्स रिटायर्ड। तो हमने सैंक्शन करवाया था कि 100 पुराने बाइक्स को रिटायर करेंगे और उसके सामने 100 बाइक्स लेंगे। अब नए 100 बाइक आई तो गए, पर रिटायर मिक्सर कितने किए हुए हैं, 20। तो हमें समझ जाएगा यहाँ पे गड़बड़ है। अब अगर समझो एनालिटिकल प्रोसीजर में हमें क्या मिला डिफरेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट। तो मैं पहले स्टेप में तो किससे पूछताछ करना चाहूंगा, मैनेजमेंट। अगर मैं, और जो मैनेजमेंट ने रीजन दिए उसके लिए क्या ढूंढूंगा, एविडेंस। अगर मेरे को मैनेजमेंट के रीजंस नहीं लगे, सही एडिक्वेट नहीं लगे, या तो दे आर अनएबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, तो ही मैं क्या परफॉर्म करूंगा, अदर प्रोसीजर। वरना मेरे को अदर प्रोसीजर करने की जरूरत। इसके साथ हमारा क्या हो जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी। एक बार से हम वापस छोटा सा वापस टैली ले लेते हैं। थोड़े बहुत है ना स्टैंडर्ड्स एंड